आलमपुर राज्य के छोटे से गांव में करण और कमल नाम के दो भाई रहा करते थे। करण कमल का बड़ा भाई था। कमल जहां अपने पिता महादेव के साथ मेहनत से उनके काम में हाथ बटाता था, तो वही करण हमेशा घर पर आराम करता रहता। एक दिन महादेव करण से बोला, अरे करण, अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे साथ खेत में खूब मेहनत करता है, मगर मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर घर में आराम करते पड़े रहते हो। अरे ये क्या है, सुनो, कल को तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी। अरे भाई, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? अरे क्या होगा पिताजी मेहनत करके? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। सब भाग्य का खेल है। पिताजी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार देते हैं, मगर गरीब के गरीब ही रहते हैं। बताइए भला। अरे करण, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो फिर गांव में तुम्हें कोई अपनी लड़की भी ब्याहने को नहीं देगा। आहा, देखिए पिताजी, मैं आपकी तरह अपना जीवन खेत में हल चलाते हुए तो बिताना नहीं चाहता। जब मैं छोटा था तब भी आपके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, और आज भी आपके पास केवल 2 बीघा ही जमीन है। मैं कुछ बड़ा करूंगा। अरे कुछ बड़ा करने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे दिन भर घर पर पड़े पड़े बड़ा आराम नहीं किया जाता है, बड़े आए बड़ा करना है। देखिए पिताजी, जिस दिन मेरे जीवन में भाग्य का दरवाजा खुलेगा ना, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे। अरे मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना। महादेव निराशा मन से अपने खेत में चला गया। महादेव को निराश देख उसका बेटा कमल महादेव से बोला, हाँ देखिए पिताजी, आज आपका चेहरा फिर से बता रहा है कि आपने भैया से आज फिर से काम की बात की है, और हमेशा की तरह भैया ने आपको भाग्य का पाठ पढ़ा दिया। क्यों? अरे हाँ, कभी कभी मुझे चिंता होती है कि मेरे बाद करण का क्या होगा। हाँ समझता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए पिताजी, सब सही हो जाएगा। अगले दिन महादेव कमल के साथ खेत पर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ पहुँचे। मुखिया को देखकर महादेव बुरी तरह से चकमा होता हुआ बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि करण कोई काम धाम नहीं करता है। कुछ दिन बाद करण और सुधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति सुधा और करण के नाम कर दी और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। करण अपने पिता महादेव से बोला, देखा पिताजी, भाग्य का खेल में कोई काम नहीं करता था, मगर भाग्य का खेल देखिए, मुझे सुधा जैसी सुंदर पत्नी भी मिली और मुखिया जी की सारी संपत्ति भी। हाँ करण, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे भाई, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा भला मेरे लिए क्यों बुरा होगा? लेकिन हाँ बेटे, एक बात अपने जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता, यह मेरी बात याद रखना। अपने पिता की बात सुनकर करण हंसता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद कमल का विवाह भी सोनी नाम की एक गरीब कन्या से संपन्न हो गया। कमल के विवाह के बाद महादेव बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों बाद वह इस संसार को छोड़कर चला गया। अपने पिता के जाने के बाद कमल और मेहनत करने लगा, तो वही करण हमेशा अपने कमरे में आराम ही करता रहता। कुछ दिन बाद करण की पत्नी सुधा और कमल की पत्नी सोनी गर्भवती हो गई। अपने भाई को दोनों हाथों से धन लुटाता देख एक दिन कमल करण से बोला, भैया क्या कर रहे हो आप? अरे आप जिस तरह से दोनों हाथों से धन लुटा रहे हो ना, मुझे उस तरह से आपका भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कर रहे हो आप? देख कमल, अपने काम से काम रख। अरे पिताजी भी हमेशा मुझे नसीहत देते रहते थे, मगर देखो क्या हुआ। अरे मैं कुछ भी नहीं करता, मगर फिर भी मेरे पास तुमसे अधिक धन है, और तुम दिन भर 2 बीघा जमीन पर कड़ी धूप में हल जोतते रहते हो, तब भी तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती। अरे अगर मैं उस जमीन में से अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन वापस मांग लूं, नहीं तो हो सकता है कि तुम 2 वक्त का पेट भर के भोजन भी ना कर पाओ, और बढ़े आए मुझे नसीहत देने वाले। भैया जमीन में से 1 बीघा जमीन आपकी है, बिल्कुल सही है,
आप जब चाहे खुशी खुशी रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं 1 बीघा जमीन पर ही मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। इतना बोलकर कमल चुपचाप घर से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद करण की पत्नी सुधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वहीं कमल की पत्नी सोनी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। यह देखकर करण कमल का मजाक उड़ाते हुए बोला, देख कमल, बात वहीं घुमा फिराकर भाग्य पर आ जाती। देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है। मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और तुम्हें सिर्फ एक पुत्री हुई है। भैया, पुत्रियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। मुझे पुत्री होने से कोई आपत्ति नहीं है। मेहनत पर भरोसा? अरे इंसान की सारी मेहनत भाग्य पर ही होती है। भैया, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ वर्ष बाद कमल की पत्नी सोनी कमल से बोली, सुनिए, हमारी बेटी 5 वर्ष की हो गई है, पर आप तो जानते ही है कि बिटिया कितनी जल्दी जवान होती है। तुम कहना क्या चाहती हो सोनी? मैं देखती हूँ कि आप अपने खेत में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल भी आपके खेत में ही उगती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने फसल को गांव के जमींदार को बेचने के बजाय राज्य में क्यों नहीं बेचते। मुझे विश्वास है कि आपकी फसल राज्य में बहुत अच्छी दामों पर बिकेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। भाग्यवान, कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही बात चल रही है। अगले दिन कमल अपनी फसल काटकर बैलगाड़ी में रखकर राज्य में बेचने चला गया। सोनी ने सच कहा था। कमल की फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी। घर आकर कमल सोने के स्वर्ण मुद्राएं सोनी को पकड़ाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी फसल राज्य में इतने अच्छे दामों पर बिकी है। हाँ, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मैं वर्षों में भी नहीं कमा पाता। एक किसान ही बहुत अच्छा और सफल व्यापारी बनता है। अब आप फसल राज्य में ही जाकर बेचा कीजिए। हाँ, तुम सही कहती हो सोनी। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद कमल अपने खेत में और कड़ी मेहनत करने लगा। ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसके खेत में फसल और अच्छी उगने लगी। कमल उस फसल को लेकर राज्य में बेचा करता था। कुछ ही वर्ष में कमल के पास 25 बीघा जमीन हो गई। कमल की गिनती अब पालमपुर राज्य के अच्छे व्यापारियों में होने लगी। उसका मान सम्मान भी बढ़ गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कमल की बेटी पूजा अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। पूजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी। पूजा पूरा दिन जंगल में बिताती तो वही करण का बेटा रोहन दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता। पूजा बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा जंगल में दिन दिन भर रहना सही नहीं है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे जड़ी बूटियां में कितना दिलचस्पी है। तभी पूजा की माँ सोनी मुस्कुराते हुए कमल से बोली, हमारी बिटिया सही कहती है जी, जानते भी हैं। अभी 3 दिन पहले गंगा मौसी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि गांव के सबसे बड़े वेदों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हमारी बिटिया पूजा जंगल से पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी तोड़ कर लाई, और जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी गंगा मौसी को खिलाई, गंगा मौसी स्वस्थ हो गई। यह देखकर तो वेद भी पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। कमाल की बात है, हमारी बिटिया इतनी ज्ञानी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। तभी वहां पर कमल का बड़ा भाई करण आ पहुंचा और कमल का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भाई, अपनी बिटिया को जंगल में जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करवाने की बजाय उसका ध्यान चूल्हा चौका में लगवाओ भाई, क्योंकि विवाह के बाद तो उसे वही करना है। आप देखिए जट जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी बिटिया पर ध्यान देने के बजाय आपको अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, जो दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उसकी शिकायत यहाँ न आती हो। आहा, अब लड़के तो इस उम्र में आवारागर्दी करते ही हैं। जब मैं अपने बेटे के उम्र का था तब मैं भी यही किया करता था और मेरे पिता मुझे हमेशा पाठ पढ़ाते रहते थे। लेकिन देखो, कमल दिन भर कड़ी धूप में काम करता है और मैं आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता हूँ, मजे करता हूँ। अगर मेरे पति ने अपना शरीर थकाया है तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी मेहनत के बलबूते कमाया भी है। पिताजी 2 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, मगर आज मेरे पति के पास 25 बीघा जमीन है। तुम्हारे पति ने वर्षों मेहनत करके 25 बीघा जमीन खरीदी है। अरे मेरे ससुर ने कुछ ही क्षणों में अपनी 50 बीघा जमीन मेरे नाम कर दी थी, जो कि मेरे पुत्र रोहन की है। तो फिर उसे भला काम धंधा करने की क्या ही आवश्यकता है।
इतना बोलकर करण वहां से चला गया। करण के जाते ही सोनी अपने पति कमल से बोली, सुनिए जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। जब से मैं इस घर में ब्याह करके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि आपका बड़ा भाई आपका मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। हमने अपने गांव में जो दूसरा घर बनवाया है हम वही जाकर रहेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कमल अपनी पत्नी और अपनी पुत्री पूजा के साथ अपनी मेहनत की कमाई से बनाई हुई दूसरे घर में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन करण का बेटा रोहन जंगल में ऐसे ही टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ डंड के नीचे रखी हुई एक बहुत बड़ी पोटली पर पड़ी। इस पोटली का कपड़ा तो राजमहल में ही उपयोग होता है। आखिरकार ये पोटली यहाँ क्या कर रही है? रोहन ने जैसे ही पोटली खोली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रोहन ने देखा कि उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती रखे हुए थे। रोहन सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती हैं। तभी रोहन की नजर कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। रोहन उस व्यक्ति को पहचानता था। रोहन अपने आप से बोला, ओ, ये तो वीरगढ़ राज्य के महाराज विक्रम का मंत्री चतुर सिंह है। यह यहाँ क्या कर रहा है? रोहन ने देखा कि चतुर सिंह के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और चतुर सिंह उससे आहिस्ता से बातें कर रहा था। अरे, मैंने वर्षों में राजमहल से यह स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती चुराए हैं। तुम एक काम करो, इन्हें दूसरे राज्य में मेरे मौसा को दे आओ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि यह चुराया हुआ खजाना है। हाँ, जब यह चुराया हुआ है तो फिर इस पर तो मेरा भी अधिकार हुआ। इतना कहकर रोहन ने उस पोटली को उठा लिया। अचानक चतुर सिंह की नजर रोहन पर पड़ गई और वह कड़क आवाज में बोला, अपने कदम वहीं पर रोक लो युवक। ये पोटली मेरी है, इसे ले जाने की गलती भूलकर भी मत करना। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। यह चुराया हुआ धन है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। चतुर सिंह गुस्से से रोहन को घूरने लगा, मगर रोहन ने उसे नजरअंदाज किया और पोटली लेकर अपने गांव चला गया। चतुर सिंह उस व्यक्ति से बोला, पता करो ये कौन है, इसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। इधर रोहन उस पोटली को अपने घर ले आया और उसे खोलकर अपने पिता करण को दिखाने लगा। अरे, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया रोहन? रोहन अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने सही किया ना? रोहन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर मंत्री चतुर सिंह और राजा विक्रम 2 सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। चतुर सिंह राजा विक्रम से बोला, ये देखिए महाराज, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि खजाने की बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती किसने चुराए हैं। ये देखिए, चोर आपके सामने खड़ा है और आपके खजाने से चुराया हुआ धन भी सामने पड़ा हुआ है। इस चोर का नाम रोहन है। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ऐसा मत कीजिए महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की है, ऐसा मत कीजिए। बकवास बंद करो। जी तो चाहता है कि इसके साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी कारागार में डलवा दूं, लेकिन तुम दोनों बूढ़े हो चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कारागार में अपना बचा हुआ जीवन बिताओ। अपने बेटे को आखिरी बार देख लो, क्योंकि कुछ दिन बाद इसे राज्य में सरेआम फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन हाँ, इसके जुर्म में तुम पति पत्नी बराबर के भागीदार हो। तुम्हें भी सजा मिलेगी और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करता हूं और यहां तक कि तुम्हारा यह घर भी तुमसे छीनता हूं। महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये धन मैंने नहीं चुराया, बल्कि मंत्री चतुर सिंह ने चुराया है। मैंने तो इसे जंगल से उठाया था। मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। बकवास बंद कर। लड़के एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। सैनिकों, ले जाओ इसे। राजा विक्रम के सैनिकों ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। करण और उसकी पत्नी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। करण अब सड़क पर आ चुका था। करण रोते हुए अपने भाई कमल के घर पहुंचा और उसे सारी घटना बताने लगा। भैया, बात ऐसी है कि अगर आप रोहन को बचपन से ही मेहनत करना सिखाते तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने तो अपने जीवन में खुद कभी तो मेहनत की नहीं। आप हमेशा भाग्य के सहारे ही जीते रहे और यही बात आपने अपने बेटे रोहन के दिमाग में भी डाल दी। अब आप क्यों रोते हो भैया? अब जैसा आप कहते हो वैसा ही तो हो रहा है। सब भाग्य का तो खेल है। अरे, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई कमल। मुझे बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल गया, इसलिए मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। अगर मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देता
उसे तुम्हारी तरह मेहनती बनाता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, बस अब चिंता मत करिए भैया। मैं अपनी बेटी पूजा के साथ कल महाराज से अपने भतीजे रोहन की बात करने के लिए अवश्य जाऊंगा। चुप हो जाइए, आप चिंता मत करिए, चुप हो जाइए। अगले दिन कमल अपनी पुत्री पूजा के साथ राजमहल पहुंच गया। कमल राजा विक्रम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक दासी राजा विक्रम के पास आकर बोली। यह सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चिंतित हो उठा और कमल और पूजा की ओर देखकर बोला, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार आपकी बेटी को देख सकती हूँ? मुझे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो तुम कहना चाहती हो कि मेरी बेटी को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुम सही कर दोगे? महाराज, जब आपकी बेटी के ऊपर किसी भी भेदों की जड़ी बूटी असर नहीं कर रही है तो एक बार मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। हो सकता है मेरी दी हुई जड़ी बूटी खाकर वह ठीक हो जाए। राजा विक्रम पूजा और कमल को अपने पुत्री के कक्ष में ले गया। पूजा ने देखा कि राजा विक्रम की पुत्री बेड पर लेटी हुई थी। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर देखा और कुछ देर बाद राजा विक्रम से बोली, महाराज, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पूजा वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह एक जड़ी बूटी लेकर वापस आई। पूजा ने जैसे ही जड़ी बूटी राजा विक्रम की पुत्री को खिलाई, उसकी हालत में तुरंत सुधार आ गया। यह देखकर राजा विक्रम की आंखें आश्चर्य से भर गई। राजा विक्रम ने पूजा की ओर देखकर कहा, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे, हमारी पुत्री को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुमने उसे ठीक कर दिया। शाबाश मांगो, क्या मांगती हो, बोलो। महाराज, अपने कुछ दिन पहले जिस रोहन नाम के युवक को बंदी बनाया है वह मेरा भाई है। वह निर्दोष है। महाराज, दोषी कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री चतुर सिंह है। एक बार आप उसे अपने तरीके से पूछिए। मुझे विश्वास है कि वह सच्चाई उगल देगा। पूजा की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री चतुर सिंह के पास गया और अपनी तलवार निकालते हुए बोला, सीधी तरह से बता दो, दोषी कौन है, तुम या रोहन? मुझे सच्चाई का पता लग चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। राजा विक्रम का यह रूप देखकर मंत्री चतुर सिंह डर गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेरी तरफ से यह तुम दोनों का इनाम है। कमल, पूजा और रोहन ढेर सारा धन लेकर घर लौट आए। घर पर आने के बाद करण अपने भाई कमल से बोला, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कमल पिताजी सही कहा करते थे कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे सब कुछ गंवाना पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता। करण की बात सुनकर कमल मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद करण सुधर गया।